वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम आपका चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम। तो अब तक हमने डिफरेंट डिस्कवरीज पढ़ी हैं जिसमें हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ी है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसके बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। हमें ये तो पता चल गया कि ये तीनों पार्टिकल्स मौजूद होते हैं एटम के अंदर, लेकिन हमें इनकी अरेंजमेंट नहीं पता थी कि किस तरह से ये तीनों पार्टिकल्स अरेंज होते हैं एटम के अंदर और फिर एक कंप्लीट एटम का स्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो जाता है। तो हमारे पास वही साइंटिस्ट जिनका नाम रदरफोर्ड है, जिन्होंने हमें ये सजेस्ट किया था कि यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा सब न्यूट्रल पार्टिकल्स भी मौजूद हैं। उन्हीं रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया। अब गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने का रीज़न क्या थी? वो यही रीज़न थी ताकि हमें पता चल सके कि आखिर हमारे पास ये पार्टिकल्स किस तरह एग्जिस्ट करते हैं, किस अरेंजमेंट के तहत रहते हैं एटम के अंदर और एटम का एक कंप्लीट जो स्ट्रक्चर बनता है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली जिसकी जो थिकनेस थी वो 0.0004 सेंटीमीटर थी। मतलब इंतहाई दर्जे की, जितनी बारीक हम सोच सकते हैं उतनी ही बारीक उन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली और उस पर बम्बार्ड करवाए अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स आपको पता है कि ये हमारे पास न्यूक्लियाई होते हैं, किसके? हीलियम के न्यूक्लियाई। अब ये अल्फा पार्टिकल्स इमिट कहाँ से करवाए? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपके पास वो एलिमेंट्स होते हैं जो कॉन्टिन्यूसली रेडिएशंस अपने अंदर से इमिट करते रहते हैं, ठीक है। अब क्या है, इनकी एग्जांपल्स में आपके पास रेडियम और पोलिनियम आ जाती है। रेडियम और पोलिनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उससे कॉन्टिन्यूसली आपके पास जो है वो अल्फा पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं और उसको उन अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया है 0.0004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉइल के ऊपर, ठीक है। अब क्या है, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने ऑब्जर्व किया कि काफी सारे जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो एटम में से इजीली पास कर गए। अब ये सब ऑब्जर्वेशन बनाने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने गोल्ड फॉइल के बिल्कुल सामने एक स्क्रीन रख दी, किसकी? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, ठीक है। ये आपने एक्सपेरिमेंट का देख लिया। अब हम जो है डायग्रामिकली देखेंगे कि आखिर एक्सपेरिमेंट किस तरह परफॉर्म किया गया। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास, आपके पास गोल्ड फॉइल है, ठीक है। अब गोल्ड फॉइल आपके पास गोल्ड से बनी है, ठीक है। तो गोल्ड के जो एटम होंगे, गोल्ड फॉइल गोल्ड के एटम से मिलकर बनी होगी। तो लेट्स सपोज कर लें कि ये गोल्ड फॉइल है और उसमें एटम इस तरह जो है वो अरेंज हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये एक सोर्स है, किसका? रेडियो एक्टिव सोर्स है, जहां से हमारे पास हीलियम पार्टिकल जो है वो निकल रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि हीलियम पार्टिकल्स यहाँ से बम्बार्ड हो रहे हैं और एटम के बीच में से गुजरते हुए निकलते जा रहे हैं और जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास बनेगी वो इस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर बनेगी। अब क्या होता है कि जो हीलियम पार्टिकल्स निकल जाते हैं वो यहाँ पर आकर एक स्पॉट छोड़ जाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि आपके पास जो है वो हीलियम पार्टिकल्स यहाँ से गुजरने के बाद यहाँ पर आकर टकराए हैं, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन बनाई, ऑब्जर्वेशन 3 ऑब्जर्वेशंस बनी। कि पहली ऑब्जर्वेशन बनी कि ऑलमोस्ट तमाम अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो आपके पास निकल जाते हैं एटम में से बगैर डिफ्लेक्शन के, ठीक है। डिफ्लेक्शन के बगैर आपके पास ज्यादातर जो हीलियम पार्टिकल हैं या अल्फा पार्टिकल्स हैं वो एटम में से निकल जाते हैं। बहुत थोड़े जो है वो आपके पास डिफ्लेक्शन शो करते हैं, कुछ स्मॉल डिफ्लेक्शन शो करते हैं, कुछ लार्ज डिफ्लेक्शन शो करते हैं और उनमें से कुछ जो है वो तकरीबन बाउंस बैक हो जाते हैं, ठीक है। बाउंस बैक का मतलब होता है टकराने के फौरन बाद जो है वो निकल जाना, ठीक है। अब क्या है, आपके पास कितने किस्म के ऑब्जर्वेशन बने? 2 ऑब्जर्वेशन बने कि ज्यादातर जो हीलियम पार्टिकल है या हीलियम न्यूक्लियाई अल्फा पार्टिकल्स एटम में से बगैर डिफ्लेक्शन के गुजर जाते हैं और उनमें से जो है कुछ, बिल्कुल कुछ, मतलब एक अंदाजे के तहत कहा जाता है कि 2000 पार्टिकल्स में से चंद एक पार्टिकल्स जो है वो डिफ्लेक्शन शो करते हैं, मतलब एक एंगल से डिफ्लेक्ट कर जाते हैं। अब कुछ का एंगल लार्ज होता है और कुछ का एंगल स्मॉल होता है और उनमें से भी बहुत से कम, मतलब आप थाउजेंड्स में से कुछ लगा लें, इक्का दुक्का 1-2 जो है आपके पास बाउंस बैक कर जाते हैं, रिपेल कर जाते हैं। अब इसकी ये रिपेल बैक करने की क्या रीजन है और ज्यादातर इसमें से जो पास कर जाते हैं वो हम जो है देखेंगे आपके, जब हम इसके
अच्छा, हमने अब तक दो जो है वो ऑब्जर्वेशन बनाई, जो एक्सपेरिमेंट गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। वो दो ऑब्जर्वेशन क्या थी कि हमारे पास ज़्यादातर पार्टिकल्स, तकरीबन सारे ही पार्टिकल्स जो हैं वो बगैर किसी डिफ्लेक्शन के जो है गोल्ड फॉयल में से गुजर जाते हैं, लेकिन उनमें से जो फ्यू पार्टिकल्स हैं वो कुछ डिफ्लेक्शन शो करते हैं और उनमें से कुछ कंप्लीटली जो है वो बाउंस बैक कर जाते हैं। इन दो ऑब्जर्वेशन की बेस पर रदरफोर्ड ने जो रिजल्ट्स तैयार किए थे वो रिजल्ट्स अब हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि आखिर रदरफोर्ड के जो हमारे पास ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, इसमें कौन सी लिमिटेशंस है, ऐसी क्या कमियां रह गई थी जिसकी वजह से ये मॉडल जो है वो कुछ टाइम के बाद जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। पहला रिजल्ट जो रदरफोर्ड ने दिया था, उसने एटम का जो स्ट्रक्चर दिया था वो प्लानिटरी जो है वो मॉडल के ऊपर दिया था। आपको पता होना चाहिए कि हमारा सन बीच में मौजूद है और उसके इर्द गिर्द बाकी तमाम प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। उनका अपना एक रोटेशन का एक्सिस है, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अंदर ही जो है वो क्या कहते हैं, अपने उस मदार के अंदर ही वो सन के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व करते हैं। तो उसने उसी मॉडल के बेस पर एटम का स्ट्रक्चर दे दिया। उसने क्या कहा कि बीच में आपके पास न्यूक्लियस मौजूद है और उसके इर्द गिर्द यहाँ पर हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो हमारे पास प्लैनेटरी मॉडल के ऊपर ही एटम के मॉडल को जो है वो रिप्रेजेंट किया किसने, रदरफोर्ड ने। दूसरी जो उसके पास उसने रिजल्ट बताया, उसने बताया अनडिफ्लेक्शन शोज द मोस्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम इज एम्प्टी। क्या बताया कि तकरीबन सारे ही, हमने देखा था कि तकरीबन सारे ही जो पार्टिकल्स थे वो गुजर जाते थे बगैर डिफ्लेक्शन के, अनडिफ्लेक्टेडली जो है वो गुजर जाया करते थे। ये जो अनडिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल्स थी ये किस वजह से थी, क्योंकि ज़्यादातर आपके पास एटम का वॉल्यूम खाली था, तो इसीलिए जो आपके पास अल्फा पार्टिकल्स थे वो बगैर किसी उसके गुजर जाया करते थे। फिर तीसरा रिजल्ट उसने क्या बताया, डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल्स शो दैट द पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन द सेंटर, ही कॉल्ड इट अ न्यूक्लियस। आपको पता होना चाहिए जो आपके पास अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब जब ये अल्फा पार्टिकल्स एटम में से गुजरेंगे और अगर ये न्यूक्लियस के साथ टकराएंगे तो न्यूक्लियस क्योंकि पॉजिटिव है तो इसको क्या कर देगा, रिपेल करेगा और ये एक सर्टेन एंगल से क्या हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो इन अल्फा पार्टिकल्स की, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो इन अल्फा पार्टिकल्स की जो डिफ्लेक्शन है वो शो करती है कि आपके पास न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव है। चौथी आपके पास क्या रिजल्ट आता है, डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल्स शोज दैट द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल देन द वॉल्यूम ऑफ एटम। अब वो कहता है कि ज़्यादातर, बहुत कम पार्टिकल, क्योंकि ज़्यादातर पार्टिकल्स तो आराम से गुजर गए, हमें ये पता चल गया कि वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा खाली है एटम का। अब फ्यू पार्टिकल्स की जो डिफ्लेक्शन है वो ये शो करती है आपके पास जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू आपके एटम के वॉल्यूम के। पांचवी क्या है, द कंप्लीट रिबाउंड शो द न्यूक्लियस इज द डेंस एंड द हार्ड। फिर वो कहते हैं कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स आपके पास जाते हैं और फिर मुकम्मल तौर पे रिबाउंस कर जाते हैं, मतलब टकराने के बाद वापस पलट जाते हैं। तो ये चीज़ क्या शो करती है कि आपके पास जो न्यूक्लियस है ना वो हार्ड है, ठीक है, हार्ड और डेंस है, ठीक है, मतलब इंतहाई सख्त है कि कोई भी पार्टिकल उस पर टकराने के बाद उस जो है वो कंप्लीट रिबाउंस हो जाता है, ठीक है। ये 5 रिजल्ट्स हो गए। उसके बाद छठा रिजल्ट आपके पास क्या आता है कि एटम इज अ न्यूट्रल, ठीक है। आपके पास एटम बिल्कुल न्यूट्रल है, एटम के ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है। चार्ज क्या है, जीरो है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। इट्स मीन कि एटम के अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज बराबर है। पॉजिटिव चार्ज आपके पास प्रोटॉन है और नेगेटिव चार्ज आपके पास इलेक्ट्रॉन है। तो इससे क्या बात साबित होती है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके पास इक्वल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज किस वजह से आता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल एक एटम है, उसके अंदर 2 प्रोटॉन है, ठीक है, और 2 ही इलेक्ट्रॉन है। अब 2 पॉजिटिव चार्ज 2 नेगेटिव चार्ज से कैंसिल हो जाएंगे और टोटल चार्ज हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। अगर अब ऐसा हो जाए कि आपके पास यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करवा दें, इसको 2 से 1 कर दें, क्या होगा कि अब आपके पास पॉजिटिव चार्ज 2 हो गया और नेगेटिव चार्ज 1 रह गया, ठीक है।
एक नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन पीछे एक पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा जिसकी वजह से एटम जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। यही हिसाब कि अगर हम इसको 2 से 3 कर देते तो 2 पॉजिटिव चार्ज 2 नेगेटिव चार्ज से कैंसिल तो हो जाता है, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है जिसकी वजह से आपके पास एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और वो एटम से आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। 7th आपके पास क्या है, एक्सपेक्ट इलेक्ट्रॉन ऑल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। वो क्या कहते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ वाहिद पार्टिकल है जो आपके पास न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। बाकी जितने भी पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये दोनों पार्टिकल्स आपके पास न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं और इन दोनों पार्टिकल्स को अगर कलेक्टिवली नेम देना हो उन्हें कहेंगे न्यूक्लियॉन्स। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली को आपकी कास्ट के हिसाब से नेम दे दिया जाता है कि जी ये मियाँ फैमिली है। ठीक है। अब बजाय इसके कि आप एक एक का अलग अलग नाम लो, आप कह दोगे मियाँ फैमिली। ठीक है। तो इसी तरह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है तो इनको सेपरेटली पुकारने के बजाय हम इनको एक जो है वो कलेक्टिव नेम दे देते हैं जिसको कह देंगे आप न्यूक्लियॉन्स। ठीक है। ये आपके पास रिजल्ट्स आ गए। इन रिजल्ट्स के ऊपर जब फर्दर अब आपको पता होना चाहिए, जब एक एक्सपेरिमेंट होता है उसकी ऑब्जर्वेशन बनती है, ऑब्जर्वेशन के बाद रिजल्ट आते हैं, जब फाइनल रिजल्ट पब्लिश करवाए जाते हैं तो वो पूरी दुनिया में फैलते हैं। पूरी दुनिया में जब फैलते हैं तो दुनिया के कोने कोने में जितने भी साइंटिस्ट हैं उसको गलत या सही प्रूफ करने के लिए उस पर फर्दर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि भाई इस बंदे ने ये बात की है, इस बिहाफ पे किया, हम देखते हैं कि ये बात सही भी है या गलत है। जब फर्दर एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो पता चला कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कहीं ना कहीं खराबी है, कोई ना कोई लिमिटेशंस इसकी ज़रूर है। अब वो लिमिटेशन क्या है, अब आपको पता होना चाहिए। रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो क्लासिकल थ्योरी पर बेस करता था। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली जो एनर्जी है वो इमिट करते रहते हैं। ठीक है। अब कॉन्टिन्यूसली, अब एक आप इंसान का ही देख लें, इंसान भी क्योंकि एनर्जी के थ्रू ही काम करते हैं। अब एक इंसान सारा दिन काम करता रहेगा, एक लेवल आएगा उसकी एनर्जी जो है ख़त्म हो जाएगी और वो थक जाएगा। ठीक है। तो यही हिसाब, अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली ही एनर्जी इमिट करता रहता है तो एक टाइम आना चाहिए उसका एनर्जी लेवल 0 हो जाना चाहिए और इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के ऊपर फॉल कर जाना चाहिए और इसके फॉल करने की वजह से एटम को कोलैप्स कर जाना चाहिए, एटम को ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है। ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जिस तरह रिवॉल्व करता है वो उसी तरह से रिवॉल्व करता रहता है और फॉल नहीं करता न्यूक्लियस के ऊपर, जिसकी वजह से एटम कायम रहता है, एटम कोलैप्स नहीं करता। पहली लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन क्या आई, अब इस दूसरी लिमिटेशन पहली से ही मिलती जुलती है, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से जो चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, उसको कॉन्टिन्यूस एनर्जी देते रहना चाहिए। कॉन्टिन्यूस एनर्जी की इमिट की वजह से जब उसका स्पेक्ट्रम निकालेंगे तो वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए, लेकिन आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम देता है, जिससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन आपके पास कॉन्टिन्यूसली एनर्जी इमिट नहीं करता। तो ये दो बेसिक रीजंस थी जिनकी वजह से आपके पास रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो हमने रिजेक्ट कर दिया था कि ये मॉडल सही नहीं है, इसमें खराबियां हैं। अब इन खराबियों को दूर करने के लिए अगले लेक्चर में हम एक नया मॉडल पढ़ेंगे जो नील बोहर का एटॉमिक मॉडल है। नील बोहर बेसिकली रदरफोर्ड का ही स्टूडेंट था और उसने इस मॉडल को अपने पोस्टुलेट से, अपने एक्सपेरिमेंट से करेक्ट करने की कोशिश की थी कि जो खराबियां रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में रह गई थी वो खराबियां नए एक्सपेरिमेंट से पता किया जा सके कि आखिर एटम का एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के अंदर रहते हुए किस तरह की अरेंजमेंट है इनकी और ये किस तरह से बिहेव करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।